हेलो एंड वेलकम टू फास्ट ट्रैक लीगल सॉल्यूशंस। आज मैं बात करने वाला हूं नए लेबर लॉस की जो पास किए गए हैं, जिसको द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 कहा जा रहा है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये बिल किसकी जगह पास किया गया है और किन किन लॉस की जगह इस बिल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है उसको हटा दिया जाएगा। जो ट्रेड यूनियंस एक्ट है उसको हटा दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है उनको भी हटा दिया जाएगा। इस कोड के अंदर जो ट्रेड यूनियंस है वो 7 से ज्यादा लोग अगर एक साथ हैं तो वो एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। अगर 10% या 100 लोग वर्कर्स एक साथ हैं तो वो भी एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, और वो एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद एक नेगोशिएटिंग यूनियन की बात की गई है, जो एक नया चीज है जिसको ऐड करा गया है। तो नेगोशिएटिंग यूनियन का मतलब ये है कि अगर वर्कर्स को या लेबर को कोई भी प्रॉब्लम आती है और उनको कोई भी चीज नेगोशिएट करनी है एम्प्लॉयर के साथ या जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके साथ, तो ये नेगोशिएटिंग जो यूनियन है वही आगे ले जा सकता है इस मुद्दे को। अगर किसी फैक्ट्री में सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन है तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाएगा एज नेगोशिएटिंग यूनियन। लेकिन अगर ये जो यूनियन है, यहाँ पे 2 यूनियंस हैं, तो जिस भी यूनियन के मस्टर रोल पे 51% या उससे ज्यादा लोग होंगे वो नेगोशिएटिंग यूनियन का काम करेगा। अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी जो लेबर है उसको रोक दिया जाएगा काम पे जाने से, वो अनफेयर प्रैक्टिस मानी जाएगी। उसके बाद अगर किसी वर्कर को काम पे आने से रोक दिया जाता है तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाएगी। उसके बाद अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानी जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी स्पॉन्सर ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर बनाता है तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानी जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी वर्कर एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानी जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को यूनियन बनाने से रोकता है तो वो भी एक अनफेयर प्रैक्टिस मानी जाएगी। उसके बाद एक बात करी गई है स्टैंडिंग ऑर्डर्स की। स्टैंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली उसके अंदर ये कहा जाए कि वर्कर्स किस किस हिस्से में क्लासिफाइड हैं, टर्मिनेशन किस किस की हुई है, टर्मिनेशन क्यों करी गई है, डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के ऊपर क्या हुआ है, ग्रीवियंसेस जो है उनको एड्रेस करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है। और ये जो बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं इसकी एक स्पेसिमेन कॉपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी और आगे भेजेगी। अब जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं उसको एक एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकता नोटिस देने के 21 दिन तक। नोटिस देने के 21 दिन के बाद जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं वो चेंज हो सकती हैं। अगर नॉन सीजनल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसके अंदर माइंस आती हैं, फैक्ट्रीज आती हैं, प्लांटेशंस आती हैं जिसमें 50 से 300 वर्कर्स हैं, उसके अंदर आप 50% वेजेस और डियरनेस अलाउंस दे के उसको ले ऑफ कर सकते हो। जो पहले बेसिकली ले ऑफ के रूल्स अलग होते थे, अब उसको 50% कर दिया गया है, और 1 मंथ का नोटिस देकर आप किसी को रिट्रेंच भी कर सकते हो। नाउ बेसिकली ले ऑफ होता क्या है हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ले ऑफ का मतलब ये होता है जब एक एम्प्लॉयर जो है वो आगे काम दे ही नहीं सकता, या फिर आगे उस पर्टिकुलर चीज में जहां वो माइनिंग कर रहा है वहां पे काम बचा ही नहीं है। सो उस केस के अंदर ले ऑफ हो सकता है। रिट्रेंचमेंट होती है जब आप किसी को काम से निकाल देते हैं जनरली। एंड नॉन सीजनल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर अगर आपके पास एटलीस्ट 300 लोग हैं, उस केस के अंदर अगर क्लोजर हो जाता है, ले ऑफ हो जाता है या रिट्रेंचमेंट होती है तो आपको 50% फीस देनी है, सैलरी देनी है और डीएनएस अलाउंस देना है, और उसके बाद आप ले ऑफ रिट्रेंच कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली चेंजेस यहाँ है कि पहले 100% सैलरी दी जाती थी लेकिन अब वेजेस को रिड्यूस कर दिया गया है। अब इसके अंदर दूसरी बात करी गई है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की। सो बेसिकली ये कहा गया है कि जो आर्बिट्रेशन है वो कभी भी हो सकती है और वॉलंटरी वर्कर्स एम्प्लॉयर के साथ आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। उसके अंदर आप जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स हो सकती हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हो सकती है, डिसमिशल की बात हो सकती है, टर्मिनेशन ऑफ वर्कर्स की बात भी हो सकती है। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन के थ्रू इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा तरीका है, बिकॉज कोर्ट जाने से ज्यादा फास्ट आर्बिट्रेशन का एक वर्क होता है। अब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आते हैं उसके अंदर जो
क्वेश्चंस ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस है उनको गिना जाएगा। जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको इफेक्ट कर सकती है उन चीजों को देखा जाएगा। लेकिन एक जो बात है इस एक्ट के अंदर, उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक गुड के लिए किसी कंपनी को इस बिल से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए या किसी फैक्ट्री को इस बिल से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो वो कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार किसी को इस बिल से एग्जेम्प्ट कर देती है तो उसके ऊपर लेबर रिलेशंस कोड नहीं लगेगा या फिर लेबर एक्ट जो पुराने थे वो तो लगेंगे ही नहीं। और इस बात को जानने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जिसके अंदर दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 लागू नहीं हो रहा है, उस केस के अंदर आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे क्योंकि आपके पास ग्रीवियंस रिड्रेसल का तरीका नहीं बचेगा। और जानने के लिए आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जय हिंद।